नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मालती जोशी जी का उपन्यास ज्वालामुखी के गर्भ से का तीसरा अध्याय। हॉल में मौसी रंग बिरंगे कपड़ों का अंबार लेकर बैठी थी। ए छोकरी, कहाँ थी अभी तक? शनिवार की शाम को मैं क्या करती हूँ मालूम है ना? हाँ, सो तो मालूम है। एक वो नरसी भगत कम थे क्या घर में? अब ये एक मीराबाई बनी जा रही है। काम क्या है बोलो ना? काम क्या एक है, इन साड़ियों पर फॉल लगाने हैं, इनमें मोती टाकने हैं, इनमें गोटा लगेगा और इन पर फूल लगेंगे। तो एक दर्जी बिठा लो ना घर में, चुटकी में सब काम हो जाएगा। मैंने बेजारी से कहा, दर्जी तो बिठा लूँ, पर फिर तू नेक किस बात का लेगी बता तो? बहन बेटी के यही तो काम होते हैं। हाँ, और यह कार्डों का डब्बा ले जा, सब नमूने देखकर छाट कर अच्छा सा ब्लॉग बना दे। तेरी मौसा जी कहाँ हैं? पूजा में। बस, और क्या ही क्या है जिंदगी भर? उनसे कहो कि जल्दी से फैक्ट्री चले जाएं। आज के दिन लड़का जल्दी घर आ जाता तो टेलर के यहाँ वो आता, सूट का ट्रायल लेना है। दिन भर तो फैक्ट्री में चला जाता है। फैक्ट्री 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 सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। वेडिंग कार्ड्स का डिब्बा उठाकर मैं माँ के कमरे में आकर बैठ गई। अपने कमरे में जाते हुए डर लगता है। अकेलेपन में कभी कभी कितने ऊटपटांग विचार आते हैं। मौसी की तेज आवाज़ यहाँ तक आ रही है। शायद फैक्ट्री में फ़ोन किया जा रहा है। फैक्ट्री, द शर्मा स्टील वर्क्स, प्रोपराइटर एंड जनरल मैनेजर श्री हरि प्रसन्न शर्मा, बीकॉम। उद्घाटन के फोटोज़ का अच्छा खासा एल्बम तैयार हो गया। कोई स्थानीय अखबार नहीं बचा होगा जिसमें फ़ोटो नहीं छपे होंगे। अविवाहित युवा मेधावी जनरल मैनेजर की प्रशंसा में किराए से लेख लिखवाए गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी प्रचार की क्या जरूरत थी, लेकिन मौसी की दूरदर्शिता का लोहा मानना पड़ेगा। जब धड़ाधड़ वधु पिताओं के पत्र आने आरंभ हुए, हर पत्र के आने पर बाकायदा सिलेक्शन कमेटी बैठती, लाभ और हानि के मदों पर विचार विनिमय होता। मौसा जी तो हमेशा की तरह तटस्थ बने रहते। संभावित पुत्र वधुओं की चित्र प्रदर्शन में एक दिन परिचित चेहरा भी सम्मिलित हो गया और मौसी ने निर्णय ले ही लिया। वह चित्र था सुलक्षणा पाठक का। यद्यपि रिटायर होने के बाद जज साहब का वैभव पहले का सा नहीं था, फिर भी यह रिश्ता और सबसे बेहतर था। मौसी का एक चीर संचित स्वप्न भी पूरा हो गया कि हरि के लिए भी ढेर सारे रिश्ते आए थे। सुलक्षणा को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा था उसने यही देहरी पूज रखी होगी, तभी तो अब तक कुंवारी बैठी है। और शायद ठीक ही कह रही होंगी वे। क्या कह रही है मीता? माँ के पलंग से क्षीण स्वर से में प्रश्न आया। निमंत्रण पत्र का मसौदा बना रही हूँ, मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया। और तेरी मौसी क्या कर रही है? साड़ियों का ढेर लेकर बैठी है। वह साड़ियों में फॉल लगाने को कह रही थी, लगा दिए? लगा दूंगी, जल्दी क्या है? हाँ, जल्दी क्या है, अभी तो पूरा महीना पड़ा है। लेकिन देख तो अभी से कैसी रौनक हो गई है घर में। और बात खत्म करते करते माँ सुबकने लगी। अब इसमें रोने की सी कौन सी बात है? मैंने खींचकर पूछा। आज मैं जैसे सब ने मेरी सहन शक्ति की परीक्षा लेने की ही ठान ली थी। मनु के लिए दुख होता है, उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सका। पता नहीं कहाँ किस मंदिर में जाकर फेरे पड़वा लिए थे। बेचारे ने क्या क्या सोच कर रखा था, पर कुछ नहीं हो सका। आज उसके लिए आंसू बहाने की क्या तुक है माँ? मैंने बुझे स्वर में कहा। मन तो हो रहा था कि चीख कर कहूँ, माँ रोना ही है तो आज मीतू के लिए रो, मनु के लिए रोने का समय तो बहुत पीछे छूट गया। पुरुष होते हुए भी मौसा जी ने जो जान लिया था, उससे माँ होकर भी माँ अनजान कैसे रह गई? अपनी व्यथाओं के झुरमुट से एक बार तो बाहर आकर झांकती कि कहाँ क्या हो रहा है। माँ के स्वभाव का भी कुछ पता नहीं चलता। कहाँ तो बेला भाभी के लिए एक चैन भी उन्होंने नहीं दी थी। नलिनी के जन्म पर एक अंगूठी तक हम लोग भेज नहीं पाए थे, और अब गहनों कपड़ों का अंबार लग गया। कहाँ से हो रहा है यह सब? क्या मैं जानती नहीं? जिस फैक्ट्री का इतना ढोल पीटा जा रहा है, उसकी पोल भी मुझसे छिपी नहीं। नाना जी की जमीन एकाएक ऊंचे दामों पर बिक गई थी और माँ ने अपना हिस्सा भी मौसी के नाम कर दिया था। स्टील फर्नीचर का कारखाना खोल लिया गया था और बीकॉम के बाद क्लर्की के लिए वांटेड के कॉलम्स पढ़ने वाले हरी भैया एकाएक जनरल मैनेजर की कुर्सी पर पहुंच गए थे। और उस कुर्सी ने उन्हें भीतर बाहर कितना बदल डाला था। और मेरा सारा रोष माँ पर उमड़ पड़ा।
तुम्हारा भी तो जवाब नहीं है माँ। मर्जी आएगी तो दूसरों के लिए घर लुटा कर रख दोगी, नहीं तो पेट जाए लड़के के नाम तुम्हारे पास कौड़ी तक नहीं निकलेगी। लोग भी तो कैसे चंट होते हैं, मीठी मीठी बातों से किसी को फुसलाकर अपना काम खूब बना लेते हैं। मीता, माँ के स्वर में अप्रत्याशित कड़क थी। मैं सहमकर चुप हो गई। यह तुझे क्या हो गया है लड़की? आजकल तो इतनी जहरबुझी बातें कहाँ से सीख गई है? ये अपने पराई की भाषा कौन सिखा गया है तुझे? मैं किसी को कुछ नहीं दे रही हूँ, सिर्फ पुराना कर्ज उतार रही हूँ। इतना भी नहीं करूँगी तो सुख से मरना भी नसीब नहीं होगा मुझे। माँ दिन में 3 बार या 2 बार मरने की तैयारी कर ही लेती थी, इसलिए मुझ पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। और तुझे मौसी पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है री? बरसों के बाद तो उसे सुख के दिन देख रही है। वह सारी जिंदगी सिवा गरीबी के देखा ही क्या है उसने? कभी मन भरकर ओढ़ा नहीं, पहना नहीं। कितने कस्में दिला दिलाकर कभी एक आध चीज दे पाई हूँ उसे। इतनी स्वाभिमानी है वह। और माँ एकदम गलत भी नहीं कह रही थी। इस सारे ताम झाम के बीच भी मौसी एकदम सादगी से रहती थी। तीज त्योहारों पर माँ जिद करके उन्हें अपने गहने कपड़ों से सजाती, फिर उनका चेहरा अपने दोनों हाथों से उठाकर कहती, छोटी सच, भगवान ने कैसा राजरानी सा रूप देकर भेजा है तुझे धरती पर। लेकिन दीदी, किस्मत तो भिखारियों की दी है ना, उसका कोई क्या करे? मौसी अपने को छुड़ा कर कहती। यह बात खूब जोर से कही जाती जिससे मौसा जी उसे जरूर सुन ले। तब मौसा जी का चेहरा व्यथा से काला पड़ जाता और हमारी सारी सहानुभूति उन्हीं के साथ होती। माँ की बनारसी साड़ियाँ मौसी लौटाने आती तो माँ कहती, रहने देना, यहाँ भी तो पड़ी पड़ी सड़ ही रही है। ना जीजी, इतने अच्छे कपड़े मुझ पर सजेंगे भला? लेकिन औकात भी तो मुझे देखनी चाहिए। मैं तो तुम्हारे चरणों में पड़ी हूँ इसलिए कि लड़के की ज़िंदगी बन जाएगी, नहीं तो पता नहीं कहाँ भीख मांगता फिरेगा। यह तो बड़े होने पर ही पता चला कि ये बातें माँ से कहने का बहाना भर होता था। असली लक्ष्य होते थे लड़के के पिता। मैंने तिक्त स्वर में कहा, पता नहीं नाना जी ने दोनों लड़कियों के साथ इतना पक्षपात क्यों किया? वे तो कन्यादान करके छुट्टी पा गए, जिंदगी भर का काला पानी भुगतना पड़ा मौसा जी को। कोई खुशी से अपनी बेटी को कुएं में नहीं फेंक देता री। उसका इतना बड़ा सर्वनाश तो मेरे कारण हुआ है। तुम्हारे कारण? हाँ, तुम्हारे पापा के कारण। कमरे में कुछ समय तक केवल मेरी चूड़ियाँ की खनक ही सुनाई देती रही। मनु के जन्म के समय की बात है। मैं 7वां लगते ही माता जी के पास हैदराबाद आ गई थी। तेरे पापा बेंगलोर में थे, वहाँ और कोई नहीं था, इसलिए मनु 4-5 महीने का हो गया तब भी मुझे उन लोगों ने भेजा ही नहीं। मैं भी मज़े में थी क्योंकि तेरे पापा हर 15-20 दिन बाद आते रहते थे। वे आते थे तो घर में रौनक सी आ जाती थी। माता जी रसोई में घिरी रहती, छोटी अपनी जीजा के आगे पीछे घूमती रहती। घर में छोटा और कोई नहीं था, सेवा का सारा भार उसी पर था और वे भी दिन भर शामली शामली का जाप किए रहते। तुम्हें बुरा नहीं लगता था? मैंने पूछा। बुरा लगने जैसा तो इसमें कुछ था ही नहीं। साली बहनोई का रिश्ता ही तो ऐसा ही होता है। और फिर मैं तो उस समय अपने ही रूप लावण्य पर रीझी हुई थी और एक बेटे को जन्म देकर सोचती थी मैंने स्वर्ग का राज्य जीत लिया। यह अकल ही नहीं थी कि पुरुष सिर्फ सौंदर्य पर ही नहीं रिझा करते, बुद्धिमती नारी का आकर्षण भी उतना ही प्रबल होता है। वे इतने विद्वान थे और मेरे पास बात करने के लिए सिर्फ एक ही विषय था, मनु, हमारा मुन्ना। छोटी और वे दिन रात गपशप किया करते और मैं दिन भर अपने लाडले को दुलराया करती, उसके लिए स्वेटर बुनती रहती। अपनी इस बेवकूफ़ी का ध्यान आया मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यानी? मैंने धड़कते हृदय से पूछा, पर माँ को शायद मेरा प्रश्न सुनाई ही नहीं दिया। जब सारी बात पता चली तो पिताजी बुरी तरह घबरा गए, माताजी तो खाट से ही लग गई। मैंने पहले तो उसे खूब कोसा और फिर समझाया बुझाया, मनु को उसके पैरों पर डाल दिया, पर वह शेरनी की तरह अडिग ही रही। बोली, मैं तुम्हारा कोई हक छीन नहीं रही जीजी, लेकिन अपना अधिकार भी मैं नहीं छोड़ूंगी। बाबा रे, उसकी हिम्मत देखकर तो हम दांतों तले उंगली दबाकर रह गए थे। फिर क्या? जिस विश्वास पर वह जमकर खड़ी हुई थी वही जब भरभर आकर गिर पड़ा, तब कहीं जाकर वह अबॉर्शन के लिए राजी हुई। ओहो, और दूसरा उपाय ही क्या था? तेरे पापा तो मुँह छिपा गए थे। कंपनी में उन दिनों वे चीफ एडवाइज़र के पद पर थे और भी ऊंचा उठने के स्वप्न देख रहे थे। यह बदनामी उनका भविष्य खराब कर सकती थी। उन्होंने नैरोबी ब्रांच में ट्रांसफ़र मांग लिया। मुझे लिवाने भी नहीं आए। उनकी चिट्ठी पाकर पिताजी का कारकुन ही मुझे छोड़ आया था। इतनी निष्ठुरता? ऐसा ही होता है मीता।
महत्वाकांक्षी पुरुष पता नहीं कितनों की भावनाओं को रोनता चला जाता है, उसे जरा भी मलाल नहीं होता। घर के पुरोहित का लड़का उसके आगे पीछे घूमता रहता था। पिताजी ने बहला फुसलाकर उसे से छोटी का ब्याह दिया। लड़की एक बार बदनाम हो जाए तो शादी में कितनी मुश्किलें आती हैं, तुझे तो पता नहीं। मौसा जी को पता था सब। क्या पता उसके मन की था किसी ने पाई भी है कभी? वे जरूर जानते होंगे, वे सबके मन को जानते हैं, तभी ना इतनी दूर आकर बस गए हैं। अपनी लंबी कहानी सुनाकर माँ निढाल होकर पड़ गई। मेरे मन में एक हाहाकार सा उठा। मैंने मचल कर कहा, माँ यह सब मुझे सुनाने की भी क्या जरूरत थी? पापा की कितनी प्यारी इमेज थी मेरे मन में, तुमने उसे नष्ट कर दिया। उसे नष्ट करके तुम्हें क्या मिला? और मुझे सचमुच लगा कि माँ ने पुराने अन्याय का नए सिरे से प्रतिशोध लिया है। लेकिन मरे हुए व्यक्ति से प्रतिशोध? छी। पापा की प्रतिमा के बनने बिगड़ने से अब क्या फर्क पड़ता है मीतू, लेकिन मौसी के लिए तो थोड़ा सहृदय होकर सोच सके इसलिए यह सब कहना पड़ा। जरा सोच तो, वह अपनी बाजी जीत जाती तो आज कहाँ होती, और मैं अपने मनु को लेकर उसी की शरण में आने को बाध्य नहीं होती क्या? जरा सोच तो। क्या सोचना था मुझे? माँ ने तो सारी रामायण इसलिए सुनाई थी कि मौसी के प्रति मेरा आक्रोश कुछ कम हो, कुछ सहानुभूति उमड़ी। पर माँ के लिए कैसा लगा होगा फिर उस व्यक्ति के साथ दाम्पत्य निभाना। उसके बच्चों को जन्म देते समय क्या मौसी के अजन्मे शिशु की याद नहीं आई होगी? मौसी से मुंह छिपाकर तो अफ्रीका चले गए थे ये लोग, पर क्या अपने आप से बच सके होंगे? अपने आप को छल सके होंगे? विचारों का एक रेला सा उमड़ा आया था मन में। उसे सब प्रयास हटाकर मैं पुनः कुर्सी पर आकर बैठ गई। राइटिंग पैड सामने खिसकाकर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, हरिप्रसन्न और सुलक्षणा का शुभ विवाह। रसोई में आकर मैंने चाय का कप उठाया ही तक मौसी ने कहा, हरितालिका है ना मीतू? ओह मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने खिसियाकर कहा और कप रख दिया। पता है काकी, मीता इतनी सी थी तब से तीजा उपासी, पानी की बूंद तक नहीं लेती, मौसी ने मिश्रानी से कहा। हाँ जानू नहीं कहीं, तभी तो शंकर भगवान प्रसन्न होई। मुझे तो उनके प्रसन्न होने की कोई खबर नहीं मिली। क्या शंकर भगवान का टेलीफोन आया है? ए बाबा, तबे मालूम नहीं पड़ी काई। अबे हाल तार वाली कागज देगी हो ना नानी बाई? मुझे सचमुच ही कुछ मालूम नहीं था। मैंने धड़कते दिल से मौसी की ओर देखा। इसे कहाँ से पता होगा काकी? सीधी बिस्तर से उठकर चली आ रही है। किसका तार था? मनीष का। पंचमी को तेरी सगाई हो रही है, वाजपेयी लोगों को लेकर वह आ रहा है। कौन, भैया आ रहे हैं? हाँ, फिर श्राद्ध पड़ जाएंगे तो सारे काम धरे रह जाएंगे ना, इसी से इतनी जल्दी है। मैं चुप ही रही। गर्मियों में भैया के यहाँ रायपुर से जिस युवक का साक्षात्कार हुआ था उसकी आकृति आंखों के सामने लाने का यत्न करने लगी। लुगायों का जन्म बापड़ो ऐसे हुई है। बाप के घर को सुख 4 दिन को है, फिर तो परिया नानी बाई चली जाएगी तो सुनकर सुनना हो जाएगा। और काकी तो यूं बिसरने लगी जैसे मेरी डोली ही उठने वाली है। मैं मुश्किल से अपनी रुलाई रोक पाई। अपने कमरे में लौट जाने में ही मैंने कुशल समझी। बाई तो चली आ रहे ससुराल की करण स्वर लहरी सीढ़ियों पर भी मेरा पीछा करती रही। मीता, मौसी ने आवाज दी, अपनी भाभी से कहना 11 बजे पंडित जी पूजा करवाने के लिए आएंगे, तैयार होकर नीचे आ जाए। दरअसल यह बात मौसी ने इतनी जोर से कही थी कि अपने कमरे में भाभी ने उसे जरूर सुन लिया होगा। इतनी सुबह उनके कमरे में जाने की मेरी इच्छा भी नहीं हुई, पर मौसी नीचे पहरे पर खड़ी थी इसलिए काम टाला नहीं जा सका। 2 बार हल्की दस्तक देने के बाद कमीन का संदेशा पाकर मैंने दरवाजा खोला तो स्तब्ध रह गई। भाभी अपनी छोटी सी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रही थी, वह भी आमलेट का। भाभी अंडे लेती है, हम लोग जानते थे। उनके छोटे से फ्रिज में 2-4 अंडे हमेशा पड़े रहते थे। अपने कमरे में अक्सर ही वे मनपसंद नाश्ता बनाकर लेती थी, पर आज भाभी आप शायद भूल गई हैं कि आज हरितालिका है। मैंने किसी तरह इतना कहा। नहीं नमिता जी, भूली तो नहीं। कुछ भी भूलने की सुविधा आपके यहाँ कहाँ है? मैं प्रश्नार्थक दृष्टि से उनकी प्लेट को देखती रही। नाश्ते की बात सोच रही हो ना? वह तो एक एंटीडोट के रूप में ले रही हूँ। इस जन्म में जो सौभाग्य मिला उसे जन्म जन्मांतर तक बहन करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। स्तब्ध रह गई मैं। मन हुआ बेडरूम में झाँक कर देख लूँ, हरी भैया सुन तो नहीं रहे। भाभी ने किसी अंतर्यामी की तरह मेरे मन की बात पढ़ ली। हंसकर बोली, ननद रानी क्यों अपने मन को कलेश दे रही हो? तुम्हारे भैया असल सूर्यवंशी हैं।
सूर्य जब तक सिर पर नहीं चढ़ाता वे नहीं उठते। रात भर सड़कें नापने के बाद अभी अभी तो सोए हैं बेचारे। मुझसे यह निर्दय परिहास अधिक नहीं सुना गया। अपनी मुद्रा को यथाशक्ति कठोर बनाकर कहा, मैं तो मौसी का संदेश देने के लिए आई थी। 11 बजे पंडित जी आएंगे, आप तैयार होकर नीचे पहुंच जाए। आ जाएंगे भाई, पूजा की फॉर्मेलिटी भी हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नमिता, इस घर में बालू रेत के महादेव की इतनी प्रतिष्ठा क्यों है? हमारी पूजनीय अम्मा जी का अपने जीते जागते महादेव के साथ जैसा। अब और अधिक सुनना मेरे सामर्थ्य के बाहर था। बाहर आकर मैंने दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया ताकि आगे की बात मेरे कानों तक ना पहुँचे। कमरे में आकर मैं सुन्न होकर बैठी रही। अभी शादी को 2 साल भी नहीं हुए, भाभी में इतनी कड़वाहट आ गई। शादी होकर आई थी तब तो वे ऐसी नहीं थी। अपनी लजीली मुस्कान से तब घर भर को एक उजास से भर देती थी वे। हरि भैया तब भी कितने खिले खिले से रहते थे, लेकिन हथेली की मेहंदी भी न उतर पाई थी कि यह रंग उतरने लगा, यह मुस्कानें बुझने लगी। और इसके लिए सिर्फ मौसी ही उत्तरदायी हैं। एक दूसरे में खोया हुआ यह सारस का जोड़ा उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाता। दिन भर दरवाजे के पीछे देखकर वे क्रोध से भुनभुनाती रहती। कभी कभी तो ऐसी बातें भी कह बैठती कि पास बैठी मैं शर्म से गड़ जाती। एक दिन अकेले में मौसा जी ने मेरे हाथ में एक लिफाफा पकड़ा कर कहा, बिटिया हरी से कहो कहीं घूम घाम आए, घर में तो फिर सारी जिंदगी रहना ही है। लेकिन यह क्या है? थोड़े से रुपए हैं बेटा, उन्होंने अत्यंत संकुचित होकर कहा था। मैं फिर ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकी। अपनी छोटी सी नौकरी में बड़े यत्न से जुड़ी हुई यह पूंजी उन्होंने बेटे की खुशी के नाम कर दी थी। लेकिन खुशी मिली कहाँ। हिम्मत करके हरी भैया ने गोवा घूमने का इरादा किया तो घर में जैसे तूफान आ गया। एक तो उन्होंने अपने मन में ऐसा इरादा किया, मौसी को नाराज होने के लिए यही बहुत था। फिर मौसा जी के अनुदान ने तो आग में घी का काम किया था। बाप बेटे दोनों ही एक साथ कटघरे में खड़े हो गए। गोवा तो खैर वे लोग गए ही, क्योंकि पहली बार मौसी को पति के दृढ़ निश्चय से टक्कर लेनी पड़ी थी और वे हार गई थी। लेकिन घूमने का आनंद निर्मल नहीं रह सका। लौटने पर भी प्रेमी युगल का जैसा स्वागत हुआ, उससे बिखरे हुए हृदयों को पास लाने का संबल नहीं जुट सका था। शायद मौसी को सबसे ज़्यादा ईर्ष्या उस प्रेम के आवेग से थी जो उनके दाम्पत्य जीवन को कभी सरोवर नहीं कर सका। संभवतः इसलिए उनका रूप बहू बेटे को लेकर इतना विकृत हो गया था। लेकिन हमेशा निर्लिप्त रहने वाले मौसा जी इस विवाह के बाद घर में रस लेने लगे थे। मौसी का कोई वाक्शर सीधा बहू पर ना पड़े, इसके लिए वे बड़े सजग रहते थे। बरसों बाद उनके स्वाभिमानी और निरीह व्यक्तित्व का मूल्यांकन हुआ था जो बहू ने किया था। उनके कपड़े, उनका पूजा घर, उनकी पुस्तकें, उनका कमरा बहू के सुगढ़ हाथों के स्पर्श से दमकने लगे थे। जैसा अकृत्रिम स्नेह वे देते थे, वैसा ही प्रगाढ़ आदर उन्हें मिलता था। मुझे यह सब देखकर बड़ा अच्छा लगता, लेकिन इसके आगे भाभी का अधिकार नहीं था। शुरू शुरू में उन्होंने बागीचे का कायाकल्प करना चाहा, रसोई नए सिरे से जमानी चाहिए थी, ड्राइंग रूम की सजावट बदलने का प्रयास किया, पर कहीं भी कुछ करने की अनुमति नहीं मिली। उनके साथ आया बहुमूल्य फर्नीचर भी उनके कमरे में कैद होकर रह गया था। यह आकाशवाणी है। दूर कहीं से प्रसारक की जुकाम में भीगी आवाज आई तो मैं चौंकी। बाप रे, 8 बज गए। ऊट पटांग बातों को सोचती रह गई और यहाँ कॉलेज का समय हो चला। दनादन सीढ़ियाँ उतर रही थी कर नीचे आई। रसोई में झांका। पूजा पाठ से निवृत्त होकर मौसा जी पहली चाय ले रहे थे। मिश्रानी काकिया सुबह से ही मौसी की हाजिरी में थी। चाय उन्होंने खुद ही बनाई थी शायद। प्लीज़ मौसा जी 50-50, आपको मैं दोबारा बना दूंगी। और आज तो बिटिया का उपवास होगा ना? उन्होंने मेरे मग में चाय उड़लते हुए पूछा। सब छोड़ छाड़ दिया। दरअसल अब इन चीज़ों में बचपन की सी आस्था नहीं रही। मैंने दोबारा चाय का पानी चढ़ाते हुए कहा। मौसा जी के सामने यह सब कहते हुए झिझक भी ना हुई। उनसे छिपा ही क्या था। उड़ते उड़ते खबर मिली है कि परसों तुम्हारी सगाई है। भाई मुबारक हो। अब मुझे थैंक यू भी कहना पड़ेगा, ठीक है ना? वैसे मौसा जी, सबसे खुशी की बात तो यह है कि भैया इतने दिनों बाद घर आएंगे। हाँ बिटिया, मनीष को देखे अरसा हो गया तो कभी कभार जाती भी है उसके पास, पर बहन जी तो तरस गई होंगी। क्या कहने हैं बहन जी के, इतना ही प्यार होता तो क्या बात थी। मैंने कड़वाहट से भरकर कहा और विषय वहीं समाप्त कर दिया। आज सुबह सुबह ये अच्छी खबर मिली थी और मैं खुश रहकर उसे सेलिब्रेट करना चाहती थी, पर कहते हैं ना, मेरे मन में कुछ और है। पूजा सामग्री और दक्षिणा पोटली में बांधकर पंडित जी ने दरवाजे के बाहर पैर दिया ही होगा कि मौसी बरस पड़ी।
तीज त्योहार पर तो ढंग से पहन ओढ़ लिया करो। जिसके पास नहीं होता वे लोग नकली गहने गुड़िया से घर भर लेती हैं, और इनके पास है तो दलिद्दर दिखाने में धन्य होती हैं। चौकी के आसपास रंगोली बनाती हुई भाभी का हाथ क्षण भर को कांप गया। चेहरे की रेखाएं कठोर हो आईं, पर दूसरे ही क्षण उनकी उंगलियां पूर्ववत चलने लगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनका यह पथरीला मौन ही मौसी को सहमा देता है। सामने बोलने वाले को तो चुटकियों में उठा देती है। मैंने उस अप्रिय प्रसंग को समाप्त करते हुए कहा, माँ, भैया के लिए अपना कमरा खाली कर दूं? मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी। अरे वह कौन सा महीना भर रहने आ रहा है, कहीं भी पड़ा रहेगा। लेकिन दिल्ली वालों को कहाँ टिकाएगा? पता नहीं कितने लोग हैं, हॉल में इंतजाम कर दें या किसी होटल में ठहरा लें। क्यों छोटी? मुझसे क्या पूछती हो जीजी? घर का मालिक जाने और उनका काम जाने, अपन तो हुक्म के गुलाम हैं। मौसी ने रुखाई से कहा, भारी घर की मालकिन तो गौ से सीधे है। वे कब हुक्म चलाते हैं? सारा तो तुम पर सौंप रखा है। बेचारे अपने ठाकुर जी को लेकर मगन रहते हैं, कभी किसी काम में दखल नहीं देते। तुम घर का मालिक किसे समझ रही हो? मीतू के मौसा को? वाह जीजी, तुम्हारा भी जवाब नहीं। और मौसी विद्रूप भरी हंसी हंस उठी। तो क्या हरी के लिए कह रही है? उसकी तो 8-8 दिन मुझे सूरत ही नहीं दिखाई देती, पता नहीं कहाँ रहता है। अच्छा, लौटे तो उससे कह देना जल्दी से कुछ व्यवस्था कर ले, अब समय ज़्यादा नहीं है। माँ का उत्साह देखकर मुझे खुशी हो रही थी। हरी कुछ नहीं करेगा जीजी। क्यों? मौसी के कंठस्वर से आशंकित होकर माँ ने पूछा। क्योंकि वह घर का मालिक नहीं है, घर का मालिक मनीष है। उसे आने दो, जैसा कहेगा कर देंगे। मौसी ने जैसे 2 टूक बात कह दी। तो हमेशा उल्टी ही बात करेगी छोटी? इसमें उल्टा क्या है जीजी? अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता तो क्या यूं पर भरे शादी तय करता? मैं तो खैर कोई नहीं हूं, पर तुमसे तो पूछ सकता था। बताओ भला, तुम्हें एक बार लड़का तो दिखा सकता था। ओ, अब समझी। माँ का तो बस बहाना भरता, ठेस तो मौसी के अभिमान पर लगी थी। उनके सहज अधिकार की भैया ने सीधे उपेक्षा जो कर दी थी। इस अपराध को थोड़ा सौम्य बनाने की गरज से मैंने कहा, पूछताछ की गुंजाइश ही कहाँ थी? तुम्हारी काली कलूटी लड़की को किसी ने पसंद कर लिया, यही तो गनीमत है। तुम लोग ठीक से देख परख सको इसलिए तो यहाँ आ रहे हैं, नहीं तो प्रोग्राम क्या रायपुर में नहीं हो सकता था? पहले से कुछ पत्र तो देना चाहिए, एकदम तार ठोक दिया। मौसी अब कुछ कुछ नरम पड़ती जा रही थी। उन्हें विश्वास है तुम्हारी कार्यकुशलता पर, इसलिए तो निश्चित है। मैंने मस्का मारा। उन्हें विश्वास है कि सारी व्यवस्था ठीक ठाक मिलेगी। व्यवस्था कौन बड़ी बात है, सगाई का क्या, मैं तो 4 दिन में शादी खड़ी कर सकती हूँ। पर तेरे भैया से डर लगता है, पूरा सन की सैनिक है और जिद्दी 1 नंबर का। पाठक लोग पहली बार आए थे, कैसा तमाशा किया था, याद है ना? मैं सहम गई। मौसी क्या सहज भाव से यह सब कह गई थी? मैंने कनखियों से भाभी की ओर देखा। उनका गुलाबी चेहरा सफ़ेद पड़ गया, होठ इतनी सख्ती से बिछे थे कि लगता था अब खून ही आ जाएगा। स्मृति का वह अध्याय निश्चय ही किसी भी लड़की के लिए अपमानजनक था। वे कुछ देर बुद्ध बनी बैठी रहीं, फिर एक झटके के साथ उठकर ऊपर को चल दी। उनसे दृष्टि हटाकर मैंने माँ को देखा। वे एकटक भाभी को देख रही थी। उनकी आंखों में क्या था, और मैं समझ गई कि मौसी ने यह सब सहज भाव से नहीं कहा था। भाभी के स्वाभिमान को डंक मारने का चाहे उनका उद्देश्य ना रहा हो, पर भैया के प्रति माँ के मन में जहर घोलना उनका मंतव्य था। यह काम योजनाबद्ध तरीके से वे बरसों से करती आ रही हैं। दर्जन भर लड़कियों में से सुलक्षणा को चुनने के पीछे भी शायद यही हेतु था। दिन भर वह माँ के सामने इसी घर में रहेगी और माँ कभी ना भूल पाएंगी कि मनीष ने उनके साथ क्या किया है।